गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से BNSS 24 लागू हो चुका है और कोर्ट के समन और नोटिस व्हाट्सएप और ईमेल पर भी तामील करवाए जा सकते हैं। इस संबंध में इसमें धारा 64, धारा 70 और धारा 530 का विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें वो तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से कोर्ट का समन या नोटिस विपक्षी पर तामील करवाया जा सकता है। अक्सर विपक्षी कहीं बाहर रह रहा होता है, न्यायालय क्षेत्राधिकार से काफी दूर रह रहा होता है, या तो अदर स्टेट में है या फिर किसी दूसरे जिले में है, तो ऐसी स्थिति में तामील में अत्यधिक विलंब हो जाता है। और जब हम रजिस्टर्ड डाक से तामील भेजते हैं कोर्ट के जरिए, तो वहां पर अक्सर लिखा हुआ आ जाता है कि पता गलत है। तो ऐसी स्थिति में लगातार प्रकरण विलंबित होता रहता है। कई बार साल भर, 6 महीने, 2 साल भी निकल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 3-3 साल, 4-4 साल भी निकल जाते हैं। तो इसीलिए इन सब को देखते हुए नया जो कानून है, इसमें इन धाराओं में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो कि धारा 64 है। प्रावधान दिया गया है कि समन की तामील कैसे की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के जरिए भी समन की तामील की जा सकती है। धारा 70 की उपधारा 3 में भी बताया गया है। धारा 70 में यह भी बताया गया है कि जो समन तामील कराने वाले अधिकारी हैं, यदि उस नियत तारीख को उपस्थित नहीं है और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष शपथ पत्र पर यह बात बता दी जाए कि एक पृष्ठ उनको दे दिया गया है, उस पर उनके दस्तखत ले लिए गए जिनकी तामील करवाना चाहिए, और इस प्रकार का एफिडेविट पेश कर दिया जाए तो भी तामील हुआ माना जाएगा। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से भी तामील उसमें की जा सकती है, तो उसको भी सबूत के तौर पर माना जाएगा। धारा 71 में साक्षी की तामील कैसे करवाई जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्टर्ड डाक दोनों से करवाई जा सकती है। एक मेरे ही प्रकरण में इस प्रकार का मामला आया था मेरे समक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, पिछले वीडियो में भी। फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में 30,37,500 के मामले में जो विपक्षी था, जो मुलजिम था, वो महाराष्ट्र और मुंबई में निवासरत था। उसके पते का भी सही कंफर्मेशन नहीं था। तब मेरे द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की गई थी इन्हीं धाराओं के तहत, धारा 64, 70 और 530 के तहत, और माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी गई थी कि इसमें माननीय न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा व्हाट्सएप ईमेल के जरिए विपक्षी की तामील करवाई जाए, क्योंकि प्रकरण में अत्यधिक विलंब हो रहा है। लेकिन उसमें हमारा गुड लक ये रहा कि जो रजिस्टर्ड डाक से जो तामील भेजी थी वही तामील हो गई, तो उस आवेदन पर आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मेरे खुद के द्वारा कोर्ट में जो आवेदन पेश किया गया था, उसी की ड्राफ्ट, आइडियल ड्राफ्ट मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वही जानकारी मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं, ताकि मेरा वीडियो सुनने वाले हर व्यक्ति को भी ये सीखने में आ सके। ये जब मैंने आवेदन कोर्ट में पेश किया, क्योंकि अभी नया नया अधिनियम है, नए कानून है, और मतलब उसका जो लागू होना है वो लगभग लगभग पूर्ण रूप से अभी हो नहीं पाया है, लेकिन हो गया है। और ये जो BNSS 2023 से ऑल इंडिया में लागू है सर, मैं आपको बता दूं 1 जुलाई 2024 से इसके प्रावधान जो धाराएं बताई है मैंने, ऑल इंडिया में लागू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में ही है, सभी जगह इसका विस्तार है। अब यहाँ पर सबसे पहला मामला ये आया कि जैसा कि धारा 164 में बताया गया उसकी भाषा शैली में, मैं जब जज साहब के समक्ष मैंने आवेदन पेश किया, तो जज साहब ने मुझसे यही कहा कि वकील साहब, अभी तक तो एक भी आदेश हमारे द्वारा इसमें नहीं किया गया, इसके रूल्स और प्रावधान क्या होंगे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने यही धाराएं बुक में से जज साहब को पढ़ के बताई कि सर जो है कि धारा 64, 70, और उसमें बताया गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 64 की धारा के अंत में लिखा हुआ है कि परंतु न्यायालय को मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। यही कि यही बुक खोल के मैंने जज साहब को पढ़ के बताया। जज साहब ने कहा ठीक है, मगर इसमें रीति कहाँ लिखी हुई है कि कैसे किया जाएगा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि साहब, थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार, मतलब जो ये दो पद हैं, ये रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा। तो जज साहब ने बताया कि हमारे यहाँ तो ना अभी कोई प्रावधान चालू है, ना कोई रजिस्टर है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि सर नाजिर जी हैं, उनके उनके द्वारा करवाई जाएगी। मुझको भी नॉलेज नहीं था, मुझे भी सीखने को मिला। फिर जज साहब से मुझे बताया कि वकील साहब, इसमें राज्य सरकार के द्वारा विशेष नियम बनाए जाते हैं, गजट पारित किया जाता है, आप गजट की कॉपी मुझे लेके आए। तो मैंने साहब काफी सर्च किया, और सर्च करने के बाद ये गजट मैंने निकाला। तो इस गजट में प्रावधान दिए गए हैं, और ये गजट के बारे में, राजपत्र के बारे में इस धारा में भी लिखा हुआ है। धारा 64 में जो पहली लाइन है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा नियमित बनाए जाएं।
ऑल इंडिया में प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गजट है, इसकी कॉपी मैंने पूरी निकाली है गजट की, आप देख रहे हैं। और ये गजट कब का है सर? ये मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2024, श्रावण 22, शक 1946। ये है। इसके अंदर जो नियमावली है वो भी मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा, उसकी जो रीति है तामील की। तो इसमें सर ये बताया गया है कि जो है कि राज्य सरकार द्वारा नियमित बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है कि किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। तो एक चीज सर हमारे सामने निकल कर आई समन की तामील के संबंध में। तो मेरे द्वारा जो है कि ये गजट फिर माननीय न्यायालय को दिया गया, इसकी कॉपी सूची अनुसार बनाकर। अब इसमें जो बताया गया है मैं आपको बता दूं कि ये हर स्टेट में सर अलग अलग होगा। मैं आपको मध्य प्रदेश का गजट जो मैंने निकाला है वो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के जरिए तामील करवाए जाने का। और आपके ऑल इंडिया में हर स्टेट में आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। अब ये इसको मैं बता रहा हूं आपको कि इसका जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका जारी किया जाना तामीली तथा निष्पादन नियम 2024 है इसका। यह मध्य प्रदेश राज्य पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। और इसमें तमाम डेफिनेशन दी गई है, जैसे CCTNS से अभिप्रेत अपराध तथा अपराधी निगरानी तंत्र एवं प्रणाली, पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। और CIS से अभिप्रेत है जिला न्यायपालिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें डेफिनेशन में बताया है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के तहत बताया गया है कि कोई लिखित, मौखिक, चित्रमय जानकारी या वीडियो सामग्री जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें सम्मिलित है टेलीफोन, मोबाइल अथवा अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण या कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा, ऐसा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा प्रसारित या अंतरित चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या किसी व्यक्ति से किसी उपकरण को या किसी उपकरण के किसी व्यक्ति को की जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में बताया गया है। ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और जो इसमें सबसे मुख्य लाइन है, मैं इसके पैरा क्रमांक 11 पढ़ के आपको बता देता हूँ। पैरा क्रमांक 11 ही वो मुख्य है जिसको मैंने हाईलाइट करके, येलो कलर से हाईलाइट करके माननीय न्यायाधीश महोदय को सूची अनुसार बनाकर पेश किया था। और वो जो जो राज्य सरकार देगी, जो अभी बुक में से आपको बताया, तो ये गजट ही है सर राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया नियम है। इसमें पैरा क्रमांक 11 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के रूप में जारी किए गए समन की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी समन किए गए व्यक्ति के ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर समन अग्रेषित कर सकेगा। यहां पर इसका प्रावधान दिया गया। आगे बताया गया है 12 पैरा में उप नंबर 1 में, जहां समन इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से तामील किए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा प्रदाता उस रीति में उपयोग किया जाएगा ताकि अभिस्वीकृति जनित जनरेट की जा सके तथा ऐसी अभिस्वीकृति की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी। तो ये प्रावधान, इसकी रीति कहाँ दी गई है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया था कि थाना प्रभारी के द्वारा तामील करवाई जाएगी या जो भी अधिकारी, ये बुक में नहीं लिखी हुई है सर। BNSS 2023 में आपको नहीं मिलेगी। मैंने आपको अभी पढ़ के बताई धारा, उसमें ये प्रोसीजर नहीं लिखी हुई है। तो ये हर स्टेट के द्वारा अलग बनाया जा रहा है, बनाया गया है, जो आपको आपके स्टेट के हिसाब से मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम माननीय न्यायालय से इसका आदेश किस प्रकार से करवाएं। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन तैयार करना पड़ेगी। तो आज के वीडियो में खास तौर से वही एप्लीकेशन में आपके लिए लेकर आया। 2 एप्लीकेशन मैंने उसमें आइडियल ड्राफ्ट के रूप में रखी हैं। एक तो आइडियल ड्राफ्ट है जो सभी लोग उसमें अपनी घटना और परिस्थिति लिखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैंने स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड पर बनाई है, क्योंकि मेरे पास मामला जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 30,37,500 की धोखाधड़ी की गई थी। मामला बड़ा पेचीदा और उलझन पुलझन में चल रहा है सर। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, लेकिन हम भी लगे हुए हैं और अपराधी भी बड़े एक्टिव हैं और काफी राजनीतिक और पॉलिटिकल प्रभावशील भी हैं। वो जहां जहां उनका उपयोग हो रहा है उनकी पावर का कर रहे हैं, लेकिन हम भी उसमें लगे हुए हैं हमारे पक्षकार की तरफ से कि उसको सफलता प्राप्त हो, क्योंकि उसके पास से तो 30,37,500 गए हैं। और गए कहाँ है? आरोपी गण के खाते में। और आरोपी गण क्या झूठ फैला रहे हैं कि वो उनके द्वारा उस कंपनी में जमा करा दिए गए जिसके वो एजेंट बनकर आए थे, जबकि वो कंपनी फर्जी थी, उसमें कोई पैसा नहीं गया।
ये बैंक स्टेटमेंट से साबित हो चुका है। बैंक स्टेटमेंट के जरिए तीनों अमाउंट 30,37,000 के 3 अमाउंट दिए गए थे, वो उन्हीं के खातों में मौजूद हैं। 2 तो डायरेक्ट और एक उनके द्वारा एक फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था, उसमें लिए गए थे, वहां से वो निकाल कर लिए गए टूर और ट्रेवल्स में और वहां पर उसका गबन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद उनके द्वारा दी गई 27 लाख की सभी पैसे की, और साथ ही करंट अकाउंट का चेकबुक पासबुक उन्हीं के पास था, जो पक्षकार को ईमेल व्हाट्सएप पर भेजा गया था, क्योंकि व्हाट्सएप ईमेल ये सभी उसमें साक्ष्य में गिराए हैं। धारा 63(4) का सर्टिफिकेट और हैश वैल्यू आपको निकाल कर लगाना पड़ती है उसमें। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो मुलजिमान है, यहाँ पर हमें किस स्थिति में आवश्यकता पड़ी और आपको किस स्थिति में पड़ सकती है, दोनों वजह मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई भी फौजदारी मुकदमा आप कोर्ट में पेश करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि तामील सामान्यता हमने जारी की 1-2 बार और वो तामील नहीं हो पाई, तब आप इस आवेदन की एप्लीकेशन का माननीय न्यायालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसा कि मेरे द्वारा किया गया था, इसको निगरानी में हमने 175(3) BNSS 2023 की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश की थी कि एफआईआर में 3 मुलजिम बनाए गए हैं, जबकि 2 भी इसमें शामिल हैं। एक जो रहते हैं महाराष्ट्र मुंबई में और एक जो है कि नोएडा में। तो इन ये भी सह अपराधी हैं, मुख्य अपराधी हैं, और इनको भी एफआईआर में शामिल किया जाए। 3 पे एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अब यहाँ पर बड़ा पेचीदा मामला ये आया कि कभी कभी न्यायालय के नियमों में भी बड़े अजीब और गरीब मामले हमें देखने को मिलते हैं कि सामान्यतः हर न्यायाधीश महोदय के क्षेत्राधिकार में थाने बांट दिए जाते हैं कि इस थाने के चालान इस कोर्ट में पेश होंगे। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनको 1 थाने, 2 थाने, 3 थाने उनके अधीनस्थ में दिए जाते हैं, और वहां का जो भी अपराध होता है तो उसका जो भी चालान बनाया जाता है तो चालान बनाकर उन्हीं न्यायाधीश के महोदय के समक्ष पेश किया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर उसमें कोई खात्मा खारिजा भी होता है, किसी रिपोर्ट पर, एफआईआर पर पुलिस के द्वारा एफआर लगाया जाता है खात्मा खारिजा, तो भी वहीं पेश किया जाता है उन्हीं जुरिडिक्शन में। लेकिन इस मामले में जो है कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा वहां नहीं पेश करते हुए सीजीएम कोर्ट में पेश करने का बताया गया, और एक कॉपी वहां भी दी गई। जब वो हमारे 175(3) 2023 में हमारे द्वारा रिपोर्ट मंगाई जा रही थी तो 18 महीने के बाद रिपोर्ट पेश की, जबकि एक बार जब जाती है सूचना तो मुश्किल से 1 महीने 20 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन 18 महीने का विलंब, ये अतिरिक्त विलंब अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर इतने लंबे समय बाद क्यों पुलिस रिपोर्ट पेश की गई। वहां पर भी पेश की गई तो ये लिखकर पेश की गई कि ये हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे। फरियादी की ओर से मेरे द्वारा भी माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया कि श्रीमान, जब सारे खात्मे खारिजे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं और जुरिडिक्शन में श्रीमान माननीय न्यायालय आप ही के अंतर्गत आता है, तो ये आप ही क्या इनको तलब करवाया जाए, वहां जाने से रोका जाए। तो माननीय न्यायाधीश महोदय भी इसमें खामोश थे और चुप थे, और वो उनके द्वारा जब पेश किया गया तो हमारा 175(3) की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहते हुए रोक दी गई कि चूंकि पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि ये सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे। अब सक्षम न्यायालय तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्राधिकार में वो थाना भी आता है। लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया कि जब ये सक्षम न्यायालय में पेश करें तो आप सारी प्रार्थनामा रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने कहा ठीक है साहब। फिर हमारे द्वारा इस आदेश की निगरानी की गई एडीजे कोर्ट में। वहां पर विपक्षी गण में जो लोग थे नोएडा और मुंबई के, उनके ऊपर भी तामील कराई गई। पहली बार में ही सर तामील हो गई, हालांकि मेरे द्वारा ये आवेदन पेश कर दिया गया था धारा 64, 70, 530 BNS 2023 का, तो उसी के आइडियल ड्राफ्ट मेरे पास मौजूद थी। वही आइडियल ड्राफ्ट में बतौर एग्जांपल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये मेरे द्वारा कोर्ट में पेश की जा चुकी थी, लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि रजिस्टर्ड डाक से तामील हो चुकी थी और तामील की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद भी कोर्ट में आ चुकी थी। तो लेकिन वो ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी, उससे संबंधित क्या लॉ और कानून है, उसके ऊपर भी मैं आपको जो है कि अतिरिक्त जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से ही दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं तो उसकी डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा जरूर बनाई जाती है। सभी व्यूअर्स का कहना है कि सर आप उपलब्ध कराएं, तो ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। अब आगे की ड्राफ्ट मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से बताता हूँ। पहले सीधे ड्राफ्ट ही बताऊंगा, उसके बाद उससे जरूरी कानून, और उसके बाद पूरी डिजिटल ई बुक से आपका परिचय करा दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। पहले मेरे द्वारा जो कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की गई थी उसी की ड्राफ्टिंग सर मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के बाद इसके नीचे मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट भी तैयार कर रखी है, वो भी मैं बताऊंगा। ये मैंने नोट इसमें लगा दिया है कि धोखाधड़ी ठगी के अलावा आपके जो भी तथ्य हो आप यहाँ लिख लें। इसमें ये लिखें, वह लिखें, यह ड्राफ्ट ठगी के तथ्य के आधार पर बनाया गया है तथा 175(3) BNSS 2023 की आदेश की निगरानी में पेश किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया था।
ऊपर आपको न्यायालय का नाम लिखना है। मैंने सीजीएम ऑब्लिक जेएमएफसी दोनों लिख दिया है, क्योंकि आपको जहां भी आवश्यकता महसूस हो आप इसको वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। महोदय जिला आपका आ जाएगा। प्रखंड क्रमांक खात्मा, या हमने खात्मा इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो हमारे द्वारा जो खात्मे की निगरानी की गई थी उसमें इसको पेश किया गया था। यहाँ पर आप आपकी जगह प्रखंड क्रमांक आप लिख दें, ऊपर एफआईआर नंबर आप लिख दें, क्योंकि हमने खात्मे से रिलेटेड में पेश किया था, तो आप वहां ना लिखें, आपको जैसे आवश्यकता हो वो आप यहाँ पर लिख दें, प्रखंड क्रमांक की आप लिख दें खाली। इसके बाद फिर आवेदक पूरा नाम पता आधार कार्ड के हिसाब से विरुद्ध अनावेदक गण पूरे नाम पते जो आपको मालूम है उनके। इसके बाद लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 64 एवं 70 एवं 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 जो क्रमशः धारा 62 एवं 68 सीआरपीसी 1973 के समरूप हैं। पहले ये थी ये धाराएं, चेंज होकर 1 जुलाई 2024 के बाद फिर ये हो गई ये धाराएं। सह पठित मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका जारी किया जाना, तामीली तथा निष्पादन नियम 2024। यहाँ पर मैंने गजट का उल्लेख किया है, जो गजट का मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। तो आपकी स्टेट में जो भी उसकी प्रोसीजर का गजट है तो आप ऑनलाइन इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें इसी प्रकार से, और उस गजट का आप यहाँ पर उल्लेख कर दें। आपके पूरे ऑल इंडिया में जहां भी है आपका जिस भी स्टेट में है तो आप उस हिसाब से उस गजट का आप उल्लेख कर दें। अगर आप नहीं भी करते हैं तो सिर्फ धारा के तहत भी आवेदन आप पेश कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जज साहब आपसे कहें कि इसकी सर वकील साहब इसकी प्रोसीजर कहाँ है, आप हमें बताएं। जैसा कि मेरे सामने हुआ था, मेरे द्वारा वो एक पीडीएफ और भी मिला था मुझको सर्च करने पे, वो ऑल इंडिया लेवल पे था, वो केंद्र का गजट का था। वो पीडीएफ मैंने जज साहब को दिया, जज साहब ने कहा वकील साहब ये तो केंद्र का, आप तो स्टेट का एमपी का, तो आप एमपी का लाए। तब मैंने सर्च करके निकाला तो मुझे मिल गया। इसी तरीके से आप ऑल इंडिया में जहां जिस स्टेट में आप निकालेंगे तो आपको आपका ये राज्य का गजट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया सारी प्रोसीजर इसमें दी हुई है, हिंदी और अंग्रेजी में है सर ये पूरा गजट। ये इसमें आप जो देख रहे हैं ऐसा कैसी आप चाहें तो निकाल के उसके बाद लिख दे, बेहतर होगा आप सर्च कर लें। इसके बाद फिर हमें लिखना विषय अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 को तथा अन्य आरोपी गण को न्यायालय के आधिकारिक ईमेल, व्हाट्सएप एवं अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना ऑब्लिक समन तामील कराए जाने के संबंध में बाबत। यहाँ पर मैंने अनावेदक क्रमांक 4 और 5 लिखा है। आपके मामले में 1 है तो 1 लिख दें, 6 है तो 6 लिख दें, 10 है तो 10 लिख दें, या 2 है तो 2 लिख दें, जो भी हो आप उस हिसाब से लिख दें। उनका नाम पता भी लिख दें आप, मैंने डेट कर दिया उसमें। उसके बाद फिर आएगा माननीय महोदय आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न विवरणों के साथ प्रस्तुत है। नंबर 1 यह कि पुलिस थाना, मैंने डेश कर दिया, उस जगह पे आप आपके पूरे ऑल इंडिया में जो भी थाना है उसका नाम लिख सकते हैं। पुलिस थाना द्वारा उक्त प्रकरण में खात्मा रिपोर्ट खारिजी प्रस्तुत की गई है, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा विस्तृत आपत्ति प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत की गई है। या यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, या यहाँ पर आपका जो भी हो, यदि आपने खुद मुकदमा कोर्ट में पेश किया तो यहाँ पर आप इसकी वजह उसका हवाला दे दें आप। नंबर दूसरा है यह कि न्याय हित में आवश्यक है कि इस ठगी, यहाँ जो आपका फैक्ट है आप लिख दें ठगी धोखाधड़ी के अलावा, कि मुख्य आरोपी क्रमांक 4 निवासी मुंबई एवं आरोपी क्रमांक 5 निवासी नोएडा को इस आपत्ति पर सुनवाई हेतु सूचना ऑब्लिक समन तामील कराया जाए। पैरा क्रमांक 3 आएगा यह कि बीएनएसएस 2023 की धारा 64 एवं 70 एवं 530 के प्रावधानों के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 13 अगस्त 2024 में प्रकाशित नए नियमों के अनुसार न्यायालय को बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक संचार ईमेल ऑब्लिक व्हाट्सएप के माध्यम से समन तामील कराने की स्पष्ट शक्ति प्राप्त है। एक हमने ये कानूनी तथ्य इसमें लिख दिया। चौथा नंबर आएगा यह कि आवेदक द्वारा विवेचना के दौरान भी पुलिस को ये साक्ष्य दिए गए थे। अब ये मैंने घटना लिखी, ठगी के अलावा आप जो भी वो लिख दें कि ठगी की राशि 27 लाख रुपए अंततः बैंक के खातों में स्थानांतरित हुई है, जिसकी जांच पुलिस ने जानबूझकर नहीं की है। चूंकि आरोपी स्थानीय क्षेत्राधिकार से बहुत दूर है, अतः पारंपरिक डाक तामील से वे जानबूझकर विलंब कारित करेंगे। पांचवा फिर आएगा यह कि निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई हेतु इन अनावेदक गणों के निम्नलिखित डिजिटल पतों पर समन या नोटिस की स्कैन प्रति प्रेषित किया जाना आवश्यक है। अब यहाँ पर मुलजिमों का सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी आपको मालूम होना जरूरी है, 100% जरूरी है, क्योंकि यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कहां पर भिजवाएंगे, आपको इस एप्लीकेशन में लिखकर देना होगा। जैसे अनावेदक क्रमांक का पूरा नाम पता लिख दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखना है कोर्ट में जब आवेदन देंगे आप। और बेहतर होगा आप जब कोर्ट में जैसे ही आपका जो भी मुकदमा पेश करें, प्राइवेट कंप्लेंट आप पेश कर रहे हैं या कुछ भी फौजदारी से रिलेटेड आप मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो ऊपर जब आप वहां पर लिखते हैं आवेदक और अनावेदक, तो सॉरी फरियादी और आरोपीगण,
तो वहीं पर आप उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्रंट पे लिख दें और नीचे भी मुलजिमों के लिख दें। मैंने जब जज साहब के हाथ में जो है कि वो निगरानी पेश की थी और दावा पेश किया था, जज साहब ने मुझसे यही कहा था कि वकील साहब आपने इसके उन्मान में तो लिखा ही नहीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, हम कहाँ से भेजेंगे। बात सही है सर, क्योंकि मतलब आप ईमान के चलें कि न्यायालय में अभी तक इस प्रकार का आदेश हुआ नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा कि लिखें आप। मैंने कहा ठीक है सर, तो फिर मैंने उसमें अमेंडमेंट किया, वो दोनों चीजें उसमें लिखी। बिल्कुल सही बात है, हम जो जिस जगह भेजना चाहते हैं वो पता ही अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमारे उसकी सूचना की तामील कैसे होगी। फिर स्पेशल एप्लीकेशन में मैंने विशेष तौर से लिखा, जैसे कि आपके इसमें बताया। अब अंत में प्रार्थना लिखना है। अतः माननीय न्यायालय से मिरर में निवेदन है कि प्रकरण की गंभीरता और ठगी गई विशाल राशि कुल 30,37,500 को देखते हुए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियम 2024 के तहत अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 को न्यायालय के आधिकारिक ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस तामील कराए जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। स्थान जो भी हो आपका आप लिख दें और दिनांक आप लिख दें। यहाँ पर मैं स्थान पे भी सर डेट डेट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि ये मेरे ही क्षेत्र लिखा जाता है इसमें। और नीचे प्रार्थी और आवेदक पूरा नाम पता आ जाएगा। तो ये तो हो गई सर, मैंने एक ठगी के और 420 के संबंध में की थी। उसमें हालांकि हमारी रजिस्टर्ड आक्सी तामील हो गई थी और इसमें हमारा आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन मेरे द्वारा कोर्ट में पेश किया जा चुका था ये आवेदन। अब दूसरा देखते हैं सर हम मास्टर ड्राफ्ट। इसमें वही ऊपर नाम आपको वही लिखना है, जिला और केस नंबर आ गया इसमें, थाना और आवेदक विरुद्ध अनावेदक आ गए, इसमें आरोपीगण आ गए। और इसमें वही उन्मान में वही लिखना है, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था वे का वो का वही लिखना है। और माननीय महोदय, इसमें नंबर 1 में आपको लिखना है, थोड़ा सा ये मैंने इसका रूप बदल दिया है, यह कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद आबलिक आपत्ति केस माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण एवं सुनवाई हेतु लंबित है। वो किसी भी प्रकार की फौजदारी से रिलेटेड होना चाहिए जिसमें बीएनएसएस 2023 के प्रावधान लागू होते हों, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यह कि निष्पक्ष विचारण एवं न्याय हित में यह अत्यंत आवश्यक है कि अच्छा, सिविल प्रोसीजर अलग है सर, आपको बता दूं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जब भी जमीन मकान प्लाट या कोई भी सिविल नेचर का विवाद होता है तो वहां पर प्रोसीजर अपनाई जाएगी सीपीसी की, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। और हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस 2023। बीएनएसएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है और इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें ये प्रोसीजर लागू होगी। दूसरा है यह कि निष्पक्ष विचारण एवं न्याय हित में अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकरण के अनावेदक आरोपी क्रमांक पूरा नाम पता आप इसमें लिख दें को प्रकरण की आगामी सुनवाई हेतु समन या नोटिस विधिवत तामील कराया जाए। तीसरा पेरा आएगा सर, वही कानून का पूरा पेरा जाएगा जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, धारा 64, 70, 530। उसके बाद माध्यम से समन जारी एवं तामील कराने की स्पष्ट कानूनी शक्ति प्राप्त है, पूरा कानूनी तथ्य लिख दिया हमने। चौथा पेरा आएगा यह कि उक्त आरोपीगण स्थानीय क्षेत्राधिकार से अत्यधिक दूरी पर निवास करते हैं। पारंपरिक डाक द्वारा पुलिस माध्यम से समन प्रेषित किए जाने पर उनके द्वारा जानबूझकर डाक प्राप्त न कर प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब कारित करने की पूर्ण संभावना है। पांचवा पेरा आएगा यह कि प्रकरण के त्वरित निराकरण, स्पीड ट्रायल एवं समय की बचत हेतु अनावेदकगण के निम्नलिखित सत्यापित डिजिटल पतों, व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी आप लिख दें, पर समन नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्रेषित किया जाना न्याय हित में अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगले पेरे में वही स्पेशल मैंने बताया, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड लास्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है E4 साइज में, नाम ईमेल आईडी, नाम ईमेल आईडी। चूंकि 2 लोगों पर हमने बात की थी, इसमें तो 2 का हमने लिख दिया, आपका जो भी उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। प्रार्थना में आप लिखे आता माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि प्रकरण की परिस्थितियों एवं न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियम 2024 एवं धारा 60, 70, 530 बीएनएसएस के तहत अनावेदक आरोपी क्रमांक 1 और 2, मतलब हमारे द्वारा 2 की थी सिर्फ, को न्यायालय के आधिकारिक ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस आबलिक समन तामील कराए जाने हेतु उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें। ये इसमें बताया गया, नीचे स्थान और दिनांक और नीचे प्रार्थी आवेदक के दस्तखत हैं। अब मैंने आपको धारा 64 तो बता दी, धारा 70 भी मैंने सर आपको बता दी। 70 में बताया गया कि नियमित 70 में जो मैंने बताया था कि जो समन तामील करने वाले अधिकारी हैं वो मौजूद ना हो उस समय, ऐसे में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत तो वो एफिडेविट में लिख कर दे दिया जाता है, जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि 2 प्रति थी, 1 प्रति उनको दे दी गई और जो मूल प्रति है उसके पीछे उनके दस्तखत करवा लिए गए और कोर्ट में वापस शपथ पत्र के साथ जज साहब के समक्ष दे दिया गया, तो उसको तामील माना जाएगा। इसी धारा 70 की उपधारा 3 में बताया गया है कि धारा 64 से 71 दोनों सहित के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन समयक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे
और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। ये इसमें बताया गया है। धारा 71 के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या रजिस्टर्ड डाक से तामील की जा सकेगी। अब मैं आपको धारा 530 के बारे में सर और बता देता हूँ, क्योंकि ये 530 भी इसी से रिलेटेड है। वो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है 530 भी। धारा 530 के बारे में सर जो बताया गया है वो बुक में से वही भाषा शैली में आपको पढ़ के बता रहा हूं। बड़ी छोटी सी धारा है, आप ध्यान से सुन लें। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्रवाइयां, ये BNSS 2023 की धारा 530 है सर है का कौन कौन सी कार्रवाइयां इसके अंतर्गत की जा सकती हैं। समन और वारंट जो जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना। दूसरा है शिकायतकर्ता और साक्ष्यों की परीक्षा। तीसरा है जांच और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना। चौथा है सभी अपीली कार्रवाइयों या कोई अन्य कार्रवाइयों, इन सभी में सर इसका इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में की जा सकेगी। ये इसमें सर कानून में स्पेशल रूप से प्रावधान बता दिए गए हैं। और हमारा आज का वीडियो का भी यही टाइटल था कि किस प्रकार से समन जो है उसकी तामील व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए की जा सकती है। ड्राफ्टिंग भी सर आपको दे दी, कानून भी मैंने आपको दे दिया। डिजिटल ई बुक आपके सामने मौजूद है, सारी डिटेल जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो आज के वीडियो से रिलेटेड तो मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। कुछ अतिरिक्त कानूनी जानकारी और दे देता हूं, जैसे कि तामील जब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से, तो वो उसको जो है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अगर हम पेश करते हैं तो वो जब भी होगा तो 63(4) सर्टिफिकेट के साथ पेश होता है सर। वो प्रमाण पत्र लगेगा और उसकी हैश वैल्यू निकाल कर लगाई जाएगी। कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स अदालत में अगर सेकेंडरी एविडेंस पेश करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। मेरे चैनल पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, 63(4) प्रमाण पत्र भरना सीखें, BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं सर। ये पूरा भरना भी सिखाया है, फार्म का PDF भी मैंने स्पेशल तैयार करके दिया है। आपको टाइप कराने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी स्पेशल लिंक दी हुई है। 5 पन्नों का है, हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है। आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक भी आप वहां से खरीद सकते हैं, उसकी लिंक भी उसके नीचे दी गई है। भरने का पूरा तरीका आप मेरा वीडियो देख लें। हैश वैल्यू और जो है कि धारा 63(4) से रिलेटेड कम से कम मैंने 6 या 7 वीडियो स्पेशल अपलोड किए, कम से कम 8 महीने 7 महीने पहले लगभग वो अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं। इंग्लिश का PDF अलग है, हिंदी का अलग है, आपको ध्यान रखना है। आप उसमें हाथ से भी भर सकते हैं, आप खाली तरीका सीख लेना मेरा वीडियो देख के। मेरी एक केस में आवश्यकता पड़ गई थी, कम से कम 35 डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए थे सर। उनका 63(4) का सर्टिफिकेट मैंने खुद ने भरा था, हैश वैल्यू मैंने निकाली थी उसकी। MD5 कैलकुलेटर जो ऑनलाइन गूगल पर उपलब्ध है, आप डॉक्यूमेंट्स में उसकी हैश वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैंने मेरे उन वीडियो में पूरा तरीका बताया। साथ ही 33 डॉक्यूमेंट्स ये क्यों पेश करना पड़े थे सर, क्योंकि हमारे खुद के द्वारा दावा पेश किया गया था। वो 63(4) का जो सर्टिफिकेट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें 2 तरीके के दिए गए हैं। एक तो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा और एक पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा। तो पक्षकार के द्वारा जो भरा जाएगा वो हिस्सा हमारे द्वारा लिया गया था और उसको भर के उसके साथ 63(4) का सर्टिफिकेट तैयार करके हमारे द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा वो अक्सर पुलिस अधिकारी के द्वारा भरा जाता है। किस प्रकार से भरा जाता है, जैसे कि मेरे पास एक मुकदमा है, जैसे पास्को एक्ट लगा दी गई धारा, या सपोज करो कि पत्नी के द्वारा महिला के द्वारा कोई आरोप लगाया गया किसी के ऊपर गंभीर प्रकृति के, तो उसमें फिर महिला के बयान की CD बनाई जाती है। जब CD बनाई जाती है तो उस CD के साथ 63(4) का सर्टिफिकेट पुलिस अधिकारी के द्वारा पेश किया जाता है और उसकी हैश वैल्यू भी पेश की जाती है। हैश वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अधिकतर मैंने मेरे वीडियो में भी बताया, पुलिस अधिकारी MD5 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जो ऑनलाइन गूगल पर उपलब्ध है, मेरे ने देखा उसमें। तो इसी पे कि कोर्ट में आपके खुद के द्वारा अगर 63(4) का सर्टिफिकेट पेश करना है, हैश वैल्यू निकालना है, कैसे आप निकालेंगे स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। पुलिस अधिकारी कैसे हैश वैल्यू निकालते हैं उस पर भी वीडियो बनाया है मैंने। व्हाट्सएप चैट ईमेल के क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा सकते हैं कोर्ट में बतौर एविडेंस के, जी हाँ सर पेश किए जा सकते हैं। कैसे पेश किए जा सकते हैं, उसमें भी 63(4) का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसकी भी हैश वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, उसके बाद आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इन सब के ऊपर स्पेशल वीडियो, इनके बनाने की प्रोसेस, पूरे तरीके मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। ये सभी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। क्या व्हाट्सएप और ईमेल दोनों इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ सर आते हैं।
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर। सत्येंद्र कुमार अनिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 21 जनवरी 2025 में। बता दूं सर कि धारा 35 में जो गिरफ्तारी से संबंधित धारा है कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इसके संबंध में धारा 35 में सर बताया गया है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उस पर दिलाना चाहता हूँ। 35 BNSS 2023 की पुलिस अधिकारी कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो सूचना है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दी जाएगी। ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है दैनिक आदेश में, सत्येंद्र कुमार अनिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। मैं आपको ही बता रहा हूँ, इसमें जो स्पेशल बताया गया है कि निम्नलिखित निर्देश जारी करना आवश्यक है। क्या निर्देश जारी किए गए हैं, आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये हर मामले में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों आबलिक केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने पुलिस तंत्र को एक स्थायी आदेश जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं ये, वे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A जो अब हो गई है 35 BNSS 2023 के तहत नोटिस केवल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 BNSS 2023 में निर्धारित तामील विधि के माध्यम से ही जारी करें। यह स्पष्ट किया जाता है, क्या स्पष्ट किया जाता है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 BNSS 2023 में मान्यता प्राप्त और निर्धारित तामील विधि के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता। मतलब ये बिल्कुल है कि ये आपको जो है कि जो निर्धारित प्रोसेस है, जो समन जारी होते हैं न्यायालय के कर्मचारी या पुलिस अधिकारी, वो उसी रूप से होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं की जाएगी। ये इसमें बताया गया। दूसरा खा बताया गया इसमें, सभी राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने पुलिस तंत्र को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 से BNSS 2023 की धारा 35 से संबंधित स्थायी आदेश जारी करते समय राकेश कुमार बनाम विजयंता और अमनदीप विरुद्ध जौहर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही जारी किए जाएंगे। गिने इस न्यायालय में सत्येंद्र कुमार, मतलब यही प्रकरण है, इसमें बरकरार रखा गया है। और उसके बाद ये और बताया गया गा में कि राज्यों आबलिक केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने पुलिस तंत्र को एक अतिरिक्त स्थायी आदेश जारी करना होगा, जिसके तहत वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 जो अब 179 हो गई है BNSS 2023 में, और CRPC की धारा 175 जो अब हो गई है 195 BNSS 2023 में के तहत अभियुक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकें, या अन्यथा केवल CRPC या BNSS 23 के निर्धारित सेवा विधि के माध्यम से नोटिस जारी कर सकें। ये इसमें बताया गया है। ये पूरा जजमेंट का मुख्य पैरा सर मैंने इसमें लिख दिया है, और भी इसमें बहुत कुछ जानकारी लिखी है। एक जजमेंट ये भी है महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई। मतलब इसमें बताया गया है कि विवादित निर्णय रद्द किया जाता है। मजिस्ट्रेट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर ग्रीनबर्ग के साक्ष्य को रिकॉर्ड करवाएंगे। चूंकि मुकदमा लंबे समय से लंबित है, इसलिए निचली अदालत से अनुरोध है कि मामले का निपटारा यथाशीघ्र करें और किसी भी स्थिति में आज से 1 वर्ष के भीतर कर दिया जाए। इन निर्दोषों के साथ अपीलें निपटा दी जाती हैं। प्रतिवादी राज्य और शिकायतकर्ता को इन अपीलों का खर्च अदा करेगा। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें बताया गया, आदेश किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, और कोविड के समय भी निर्देश दिए गए थे 2020 में, उसके बारे में लिख दिया है। यहाँ से सर हमारा अध्याय 1 चालू होता है। पुलिस के खिलाफ कोर्ट से FIR का आदेश कैसे लें, BNSS 2023 धारा 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग सहित सीखें। ये डिजिटल ई बुक है सर, इसमें समथिंग 200 से ऊपर पृष्ठ हो चुके हैं, और ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसका नाम है, कोर्ट से व्हाट्सएप ईमेल पर समन नोटिस कैसे भिजवाएं, सरकारी नियम BNSS सेक्शन 60 और 70। इसमें सर अध्याय भी दिए गए हैं, डिस्क्लेमर भी दी गई है। ये पूरे अध्याय है सर। इसमें लगभग मैं आपको बता दूं, इसमें समथिंग 21 अध्याय हो चुके हैं। अभी और बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये समथिंग 700 पृष्ठ जो है, मैं उसको ले जाऊंगा और फिर जो है कि पूरा व्यवस्थित करके आपके सामने प्रिंटेड ई बुक भी उपलब्ध करा दूंगा मैं आपको। जो मेरी डिजिटल ई बुक है वो अलग अलग जो टुकड़ों में मौजूद हैं, वो मतलब एक विशेष समस्या को हल करने के मकसद से बनाई जाती हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बनाई है कि ईमेल और व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के जरिए तामील कैसे कराई जाए, तो मुख्य फोकस इसी समस्या को हल करते हुए इसमें डिजिटल ई बुक में लिखा गया। दूसरे मामले आपको गिफ्ट के रूप में साथ में मिल जाएंगे, दूसरे अध्याय। तो इसी हर डिजिटल ई बुक एक विशेष समस्या के समाधान को निकालने के मकसद से मेरे द्वारा बनाई जाती है, और वीडियो भी इसी मकसद से बनाया जाता है।
उससे संबंधित तमाम तमाम कानून और तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वो एक विशेष समस्या हल हो सके। ये हम जब रोटेशन में बुक्स खरीदते हैं तो उन बुक्स के अंदर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। ये कॉम्बिनेशन आप या तो वकील साहब के पास जाएंगे तो वकील साहब ही फिर आपको बताएंगे सारा कॉम्बिनेशन। वो आपके केस के हिसाब से आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे कौन कौन से कानून उसमें लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, बीएनएस 2023 है या बीएनएसएस 2023 है, या साक्ष्य विधि 2023 है, एग्रीमेंट एक्ट 1872 है, नोटरी नियम 1872 है। कौन सा कानून उसमें लागू होगा ये वकील साहब ही जानते हैं। उसमें आपको बताएंगे तमाम जजमेंट्स उसमें कौन से अप्लाई हो सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन तैयार होगा। ये आपकी तमाम जो समस्याओं का निराकरण में एक टॉपिक में एक वीडियो में करने की कोशिश करता हूं कि आपकी समस्या का निराकरण हो सके। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको आवेदन की ड्राफ्ट तक बता दी जो खुद मैंने पेश की थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई निराधार आधार पर बता रहा हूं। माननीय न्यायालय के समक्ष हाथ में मेरे द्वारा दी आई आदेश पत्रिका में उसका उल्लेख किया गया, आइए नंबर 1 डिसाइड किया गया। और जस्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला अगर हो जाता है तो उसमें जब हम एप्लीकेशन पेश करते हैं तो उसके साथ तकरीबन 6 आवेदन हम पेश कर सकते हैं। जैसे कि संपत्ति इनकी जब्त की जाए, नीलाम की जाए और खाते बैंक फ्रीज किए जाएं, और उसके अलावा भी उससे रिलेटेड तो उन सब आवेदनों की ड्राफ्ट क्या होगी, उनकी प्रोसीजर क्या होगी, ये एक एक करके मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वर्तमान में मोटर यान अधिनियम 1988 से संबंधित में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये नया केस मेरे पास अभी प्रैक्टिस के दौरान आ गया, वकालत की प्रैक्टिस के दौरान। तो उसका चूंकि मैंने पूरा स्टडी और अध्ययन भी किया हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। क्योंकि हमारा वीडियो का मकसद ही कानून में सीखना और सिखाना है, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये जो डिजिटल ई बुक है इसमें और मेरे वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ शिक्षा शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से दी जाती है। किसी को भी व्यक्तिगत या विशेष सलाह नहीं है। सर, कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से आप जरूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप अगला कदम उठाएं। ये डिस्क्लेमर में विशेष तौर से मेरे द्वारा लिख दिया जाता है। तो ये सर डिजिटल ई बुक है और इसमें तमाम अध्याय शामिल हैं। और जैसे कि साकरी वसु 2008 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी है जो 175(3) पे ही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशेष निर्देश दिए थे कि आप सबसे पहले जो है कि सीधे हाई कोर्ट में न जाएं। 175(3) में आप पहले आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप आवेदन दें, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया था। क्योंकि वो जो व्यक्ति थे वो कुछ मामला कुछ अलग प्रकार का था और वो सीधा हाई कोर्ट में पहुंच गए थे 482 में, तो वहां पर इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। उससे रिलेटेड भी एक अध्याय मैंने इसमें शामिल किया है। और भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय, वो काफी प्रॉब्लम और समस्याएं जो एक आम व्यक्ति को आती हैं, और ये 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने विभिन्न हालात और परिस्थितियां देखी हैं, वो उन सब का समावेश मेरे वीडियो में और डिजिटल ई बुक में मैं करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली रूप से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपकी समस्या का समाधान हो सके। वीडियो बनाने का भी मेरा यही मकसद है। ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप लिंक पर क्लिक करके आप इसको खरीद भी सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अब मैं आपको कम से कम 6 वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में आप कौन कौन से आवेदन पेश कर सकते हैं। एक जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरे ही प्रकरण के मामले में मैंने बताया था, बड़ा अजीब और गरीब मामला हो गया था। थाने पर जो है कि खात्मा खारिजा एफआईआर रिपोर्ट को रख लिया गया था, एक तरीके से दबाकर रख लिया गया था, कहीं पेश नहीं किया जा रहा था। ना तो क्षेत्राधिकार वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, ना सीजीएम कोर्ट में। सीजीएम कोर्ट में तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहां तो जुरिडिक्शन ही नहीं है। जब ऊपर से ही जुरिडिक्शन बांट दिया गया है कि इस थाने से रिलेटेड जो है कि चालान यहाँ पेश किए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, तो वो पेश तो वही होना है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा सीजीएम कोर्ट में कहा गया कि पेश कर दी। फरियादी 4 चक्कर लगाकर आया जिले में, कम से कम 5 बार गया हो, लेकिन कोई पेश नहीं किया गया। तब मजबूरन वकील साहब से उसके द्वारा संपर्क किया गया और वहां पर फिर एक प्रोटेस्ट पिटीशन, मतलब एक शब्द है ये, ऐसा नहीं है प्रोटेस्ट पिटीशन कोई उसका वजूद, लेकिन उसको विरोध याचिका कहते हैं। एक विरोध आवेदन कह लें आप उसको, कि ये एफआईआर जो है कि इस पे खात्मा खारिजा गलत लगाया गया है, इसको निरस्त किया जाए, दोबारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाए, चालान कोर्ट में पेश करवाया जाए और अभियुक्तगण के खातों में जब्त संपत्ति हमें दिलवाई जाए। इस प्रकार का हमारे द्वारा वहां पेश किया गया। तब वहां पर सीजीएम साहब ने तुरंत थाना प्रभारी महोदय को आदेश जारी किया
जैसे ही आदेश हुआ तो जो 4-6 महीने से दबी पड़ी थी हमारी रिपोर्ट, फरियादी बार बार चक्कर लगा रहा था, उसको पता ही नहीं था कहाँ है, कार्रवाई क्यों रोक दी गई है। तब वो वहां पर सीजीएम कोर्ट में पेश की गई, फिर वहां पर फरियादी के बयान हुए। फरियादी के बयान के लिए भी स्पेशल नोटिस आता है। मैं आपको बता दूं, बिना एफआईआर लिखाने वाले फरियादी के बयान के कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की जा सकती है। खात्मा खारजा वहीं रुका रहेगा जब तक उसके बयान नहीं हो जाते हैं। बयान उसके होंगे, उसके बाद फिर उसमें आईओ के बयान हो गया, अनुसंधानकर्ता अधिकारी के, उसके बाद फिर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि आप थोड़े जागरूकता से अगर आप काम लें तो आप आपके खुद के बयान, आईओ के बयान और आदेश पत्रिका की सर्टिफाइड कॉपी और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और जिनको एग्जिबिट कराया है उन सब की सर्टिफाइड कॉपी आप जरूर ले लें। क्योंकि इसमें आप फिर यदि आईओ के द्वारा आपके रिकॉर्ड से हटके बहुत गलत बयान दिए जाते हैं तो आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कराने के लिए एप्लीकेशन भी कोर्ट में दे सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन किस प्रकार से तैयार की जाएगी, उसकी ड्राफ्ट क्या होगी, ये जस्ट कल ही मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, आप उसमें देख सकते हैं। डिजिटल ई बुक में पूरी ड्राफ्ट मेरे द्वारा दी गई है। डिजिटल ई बुक की लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आप वहां पर, ये आपको पता कब लगेगा, जब आप आईओ के बयान लेंगे, वरना वो न्यायालय से कोई सूचना नहीं दी जाएगी आपको। आपके पीठ पीछे वो क्या बयान देगा आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप सर्टिफाइड कॉपी ले लें रिकॉर्ड से हटके। तो आप वहां पर 311 जो अब 348 हो चुकी है बीएनएसएस 2023 में, उसका आप एप्लीकेशन लगाकर न्यायालय से अनुमति मांगे। ये आपके सामने एक प्रोसीजर है। उसके बाद आप यदि क्रॉस आपको मौका मिलता है तो आप बराबर आपके फैक्ट में आप क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनसे सवाल पूछा आईओ से। रिकॉर्डेड आप प्रूफ हैं तो वह अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, अगर जाएंगे भी तो उनको गलत माना जाएगा। साथ ही इसके बाद रिटर्न आर्गुमेंट आप तैयार करें। रिटर्न आर्गुमेंट कैसे तैयार की जाएगी, ठगी, फाइनेंशियल फ्रॉड को स्पेशल आधार बनाकर स्पेशल क्रॉस जो है कि रिटर्न आर्गुमेंट मैंने तैयार किए, कल ही मैंने अपलोड किया है, जो कि उसमें पूरी ड्राफ्ट और पूरी उससे रिलेटेड कानूनी जानकारी दी है। 49 का मेरा सर वीडियो है, जो कि कानून के ये वीडियो हैं। हम दो शब्दों में कैसे समझाएंगे इन बातों को, आप समझ सकते हैं। दो शब्दों में ना तो आपकी समझ में आएगा और उसमें कुछ तो समय लग जाता है, इसलिए अक्सर मेरे कानून से रिलेटेड वीडियो कुछ लंबे हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं उनको शॉर्ट में करने की, और अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा पूरी कोशिश करूंगा कि 15-15 मिनट, 12-12 मिनट के हों, लेकिन कम ही सही, लेकिन कम ही मीटर में आपको दे दूंगा। क्योंकि ज्यादा लंबा मीटर हो जाता है सर तो उसमें फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मेरा यही प्रयास रहेगा अब आगे से। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।